हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोगों ने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यूज देख रहे थे। 2018, 2022 और 2024 का जो एमपी सेट का पेपर हुआ था उसके हम यूनिट वाइज पीवाईक्यूज देख रहे थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 6 की। इस सेशन में हम यूनिट 6 के पीवाईक्यूज के साथ साथ यहाँ पर जो है टॉपिक कौन से हमें किस तरह से पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है। नेट, सेट और एपी की तैयारी करने वाले छात्र इससे जुड़ सकते हैं। इसकी अभी ऑफर प्राइस जो है वो 2999 है, जबकि इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 7999 है। तो देर ना करें, जल्दी से आप लोग जो है इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या है यूनिट 6 में। देखिए, यूनिट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10 में भी कुछ क्वेश्चंस मतलब बनते ही हैं, बट 6, 7 से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको लगभग बस यूनिट को पूरी को देखना है ना। इसको एक बार अच्छे से आपको करना है। अब हम बात करते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है, उस पर बात करते हैं। देखिए, भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण देखना है। उत्तर औपनिवेशिक समय में क्या था, विकासात्मक उदयमान शक्ति और उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान, इसके बारे में देखना है। इस टॉपिक को अगर आप थोड़ा कम भी फोकस करेंगे चलेगा, है ना, क्योंकि इस पे प्रश्न कम बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव। इस टॉपिक को अच्छे से रेडी करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और निर्धारक तत्वों पर बात करनी है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से, उस पर बात करनी है। इसमें आपको गुटनिरपेक्ष नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करनी है जो पंडित नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर पंचशील सिद्धांत की बात करनी है, पंचशील समझौता देखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान प्रासंगिकता देखनी है। भारत की परमाणु नीति इसमें देखना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, है ना। इसमें क्या क्या देखना है, तो एक तो आपको देखना है गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील समझौता, भारत की परमाणु नीति। इसके बाद प्रमुख देशों के साथ या प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, किन किन के साथ, अमेरिका के साथ, सोवियत यूनियन माने रूस के साथ और चाइना के साथ में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके साथ आपको देखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में आप वर्तमान में जो टेरिफ विवाद चल रहा है, क्योंकि इस पर हो सकता है प्रश्न पूछे जाए, तो टेरिफ वॉर के बारे में भी आप रेडी कीजिएगा। और साथ में भी जो वर्तमान में हाल ही में जो कुछ समझौते अगर भारत अमेरिका के बीच हुए हैं या ऑलरेडी पहले से कुछ समझौते हैं, तो उसको भी एक बार देखिएगा। सोवियत यूनियन और रूस के साथ हमारे संबंध, तेल खरीदी को लेकर अभी जो बात चल रही है उस पर देखना है। रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थिति या उसके साथ हमारे रिलेशन, उससे सीमा विवाद किन किन चीजों को लेकर है वो देखना है। साथ ही बहुद्रवी दुनिया के साथ भारत के संबंध माने कुछ और जो देश है या संस्था है उनके साथ संबंध। एक तो यूरोपियन यूनियन के साथ देखना है हमारे रिलेशन क्या है, ब्रिक्स के साथ, आसियान के साथ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अफ्रीकी यूनियन, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, है ना, और जो है गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है उसके साथ भी रिलेशन हमारे कैसे है, इसको देखना है। तो ये तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ही है कंपलसरी। मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूं, यूनिट 6 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6, 7 से बहुत प्रश्न आते हैं, तो पहले आपको देखना ही है। इसमें पहला एक टॉपिक अगर आप ना भी देखें, इसमें जैसे मैंने बात की उसकी भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण, तो चलेगा, पर बाकी टॉपिक आपको अच्छे से करना है। अभी हम लोग जब प्रश्न लगाएंगे पीवाईक्यूज, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस टाइप के आ रहे हैं। दूसरा, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है दक्षिण एशिया के, उनसे हमारे संबंध कैसे वो देखना है। इसमें सार्क के साथ, स्पेशली सार्क के 8 जो सदस्य देश है उन पर देखना है आपको, उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। गुजराल सिद्धांत क्या है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बने थे आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, तो उन्होंने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की बात की कि उनके साथ संबंध सुधारने हैं। और अटल जी ने भी एक बार कहा था कि आप सब बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मधुर होने ही चाहिए। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, पूर्व की ओर देखो और पूर्व की ओर कार्य करो की नीति क्या है। लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, पश्चिम की ओर देखो की नीति, ये आपको अच्छे से देखनी है और किस सरकार के समय लागू करनी है ये देखना है। अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की जो पराक्रमण कार्य नीति है, इसमें संयुक्त राष्ट्र, WTO,
IMF, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC जिसको आप बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही कुछ समसामयिक चैलेंजेस जो भारत के सामने आ रहे हैं, जैसे भारत की समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन एक समस्या है, शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर सुरक्षा, इसको आपको देख के चलना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इस पे एक अपनी अप्रोच डेवलप करनी है, इसको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रश्न किस टाइप के PYQ आए हैं, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि आपकी डायरेक्शन तैयारी का कैसा रहेगा। साथ ही कभी कभी PYQs भी रिपीट होते तो वो भी हमारे लिए मदद मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न लेते हैं, स्टेट 2024 का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पंडित नेहरू के पंचशील सिद्धांत का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पंडित नेहरू पंचशील डॉक्ट्रिन? पहला ऑप्शन है एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के धर्म और विश्वास के प्रति सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग। तो आपको बताना है कौन सा इसमें भारत की जो पंचशील नीति थी उसका पार्ट नहीं है। देखिए, भारत और चाइना के बीच में 1954 में एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं पंचशील समझौता। बौद्ध धर्म की मेन फिलॉसफी है ये, बौद्ध धर्म से ही हमने ये लिया था, वहीं से इसको लागू किया गया है। तो 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं पंचशील समझौता। उस पंचशील समझौते में 5 प्रमुख सिद्धांतों की बात की गई थी। उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक दूसरे के धर्म और विश्वास के प्रति सम्मान, ये बात शामिल नहीं है। 5 कौन कौन से सिद्धांत है इसके? एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण ना करना, परस्पर हस्तक्षेप ना करना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की गई है। समानता व पारस्परिक लाभ, ये 5 बातें की गई है। एक दूसरे के धर्म और विश्वास के प्रति सम्मान, ये उसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीन ने सिक्किम को भारत द्वारा हड़पे गए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानना कब बंद किया? When did China stop treating Sikkim as an independent country annexed by India? ये भी सेट 2024 का प्रश्न है। 78, 85, 1998 और 2004। तो सिक्किम को जब भारत ने अपने क्षेत्र में मिलाया तब उसके बाद चीन ने उसको स्टार्टिंग में मान्यता नहीं दी, है ना। उसको कब जो है भारत का हिस्सा माना, आपको ये बताना है। देखिए, सिक्किम को हमने 1974 में मिलाया। स्टार्टिंग में हमने इसको सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया था। 35वें संविधान संशोधन से इसको मिलाया और हमने इसको सहयुक्त को स्टेट का दर्जा दिया था। फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो 1975 में ये भारत का पूर्ण राज्य बन गया, है ना, 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो आपको बताना है कि इसको चीन द्वारा भारत का हिस्सा कब से मानना शुरू किया गया, या इसको एक हड़पा गया क्षेत्र नहीं मान रहे, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानना कब बंद किया। तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब चीन यात्रा की थी तब चीन ने आधिकारिक रूप से सिक्किम को भारत का हिस्सा माना, न कि मान लिया, अलग देश के रूप में मानना बंद कर दिया। कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ के दौरान रूस के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारत का समर्थन किया? 1999 में आपको बताना रूस के राष्ट्रपति कौन थे जब कारगिल युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में, तब उन्होंने भारत का सपोर्ट किया था। आपको ये बताना उस समय रूस के प्रेसिडेंट कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट व्हेन रशिया सपोर्टेड इंडिया? बोरिस येल्त्सिन या फिर मिखाइल गोर्बाचेव या ब्रेजनेव या फिर व्लादिमीर पुतिन? तो व्लादिमीर पुतिन ही थे ना, वर्तमान भी यही है। तो 1999 में जब भारत का और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ तब पुतिन थे उस समय वहां के राष्ट्रपति और उन्होंने भारत का समर्थन किया, है ना। रूस और भारत के संबंध सदाबहार संबंध है, मतलब आप कह लीजिए कि रूस भारत का सदाबहार मित्र है। अमेरिका और भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव दिखेगा, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, ऐसा माहौल दिखेगा, है ना, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने हितों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। वो समय के साथ दोस्त और मित्र बदलता रहता है ना, दोस्त मित्र उसके बदलते रहते हैं, पर रूस जो है हमारा सदाबहार मित्र है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखें आप, जब भारत आजाद हुआ तब से हमारे रूस के संबंध जो है वो स्थायी सदाबहार मित्र की ओर है। इसमें 1971 की भारत और रूस के बीच जो संधि हुई वो भी महत्वपूर्ण योगदान करती है।
भारत द्वारा उपमहाद्वीप में पड़ोसियों को एक तरफा रियायत देने का निर्णय किस नीति से संबंधित है? इंडियाज आइडिया ऑफ यूनिलेटरल कंसेशंस टू द नेबर्स बिलोंग्स टू विच पॉलिसी? पीवाईक्यू 2024। नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, गुजराल डॉक्ट्रिन या लुक ईस्ट पॉलिसी? तो यह है गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत ना। तो जब 1997 में गुजराल प्रधानमंत्री बने, आई के गुजराल, तब उन्होंने पड़ोसियों को एक तरफा रियायत देने की बात की कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। तो ये सिद्धांत मुख्यतः गुजराल डॉक्ट्रिन से संबंधित है और गुट निरपेक्ष आंदोलन पंडित नेहरू से संबंधित है ना। हमने जो है यहाँ पर जब एक समय शीत युद्ध का समय चल रहा था, तो हमने ना अमेरिकी गुट को प्रायोरिटी दी ना रूस, दोनों से अच्छे संबंध बनाकर काम किया, जिसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो पंडित नेहरू का समय का है ये ना। और पंचशील समझौता भी 1954 में चाइना के साथ हुआ था। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991-92 की है और ये पीवी नरसिम्हा राव के समय हुई थी, जिसको 2014-15 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पे। तो इसका सही आंसर जो रहेगा आई के गुजराल द्वारा दी गई नीति है और इसमें कहा गया था छोटे पड़ोसी देशों के प्रति बिना शर्त रियायत और विश्वास बिल्डअप करने पर जोर दिया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज इनिशिएटेड? पीवाईक्यू 2024 का प्रश्न है। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या देन नरेंद्र मोदी? तो अभी मैंने आपको इसका आंसर दिया था, इसका सही आंसर रहेगा नरसिम्हा राव। 1991-92 में यह नीति शुरू की गई और इसका उद्देश्य था आसियान और पूर्वी एशिया के देश जो उनके साथ हमारे गहरे आर्थिक रणनीतिक संबंध स्थापित करना। इसको लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया है नरेंद्र मोदी ने। तो इन्होंने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार गणतंत्र दिवस पर हमारा चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि था? विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया एज अ चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे? पीवाईक्यू 2024 का प्रश्न है। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन या फिर जॉर्ज बुश? तो इसका आंसर रहेगा बराक ओबामा, है ना। तो बराक ओबामा 2015 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह जो हुआ था उसके मुख्य अतिथि थे और ऐसा करने वाले भारत के मतलब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यह कथन किसने दिया कि शांति का अनुसरण करना, विवादपूर्ण मामलों में स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता बनाए रखना? तो ये अप्रोच किसने दी आपको बताना है। स्टेट 2022 का प्रश्न है। गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू या डॉक्टर अंबेडकर? तो इसका सही आंसर रहेगा पंडित नेहरू। तो ये कथन नेहरू की गुट निरपेक्ष, स्वतंत्र और शांति आधारित विदेश नीति को दर्शाता। सार्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सार्क? स्टेट 2022 का प्रश्न है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्या उद्देश्य? आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट सही है, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में नहीं है, ये गलत है। तो ये आंसर इसका गलत होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा काठमांडू में है ये। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा पहला तीसरा। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है और ये 1985 में बना था, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बना था, बट हमने मुख्यालय वहां रखा था इसका काठमांडू। शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, इसके कथन में कौन सा सही है? सेट 2022 का प्रश्न है। ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उनके बीच साइन हुआ था। क्या विवादों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता से करने की बात की और सेनाएं वापस जो है सीमा पर लौटेगी? तो देखिए जब भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में वॉर हुआ बांग्लादेश के निर्माण को लेकर, तब जब भारत जीत गया तो फिर यहाँ पर जो है एक समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में 1972 में, जिसको बोलते हैं शिमला समझौता। ये हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो और देन इंदिरा गांधी के बीच में। तो इसका तीनों आंसर सही है। विवादों का समाधान वार्ता से करने की बात की गई
और सीनाएं वापस अपने जो है बाउंड्रीज में लौट जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक प्रगति, और इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर जो इसकी सर्वोच्च इकाई है। देखिए, मैंने आपको एक बार बताया था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में अमेरिका में। तो जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ तब यहां पर 2 संस्थाओं की स्थापना इसके थ्रू की गई 27 दिसंबर 1945 को, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। आईएमएफ की स्थापना की गई थी विभिन्न देशों को भुगतान संतुलन की संकट दूर करने के लिए, ऋण प्रदान करने के लिए, जबकि वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई सदस्य देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो ये 27 दिसंबर 1945 को बना, ये भी सही है। और इसका मेन फोकस जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक प्रगति है, ये भी सही है। और इसकी जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिसमें सदस्य देशों से एक तो गवर्नर जाता है और एक जो है वैकल्पिक गवर्नर जाता है। जनरली सदस्य देशों का जो केंद्रीय बैंक होता है उसका जो गवर्नर होता है वो यहाँ वो वैकल्पिक गवर्नर होता है। तो इसके तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट, नाटो के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना वॉशिंगटन संधि द्वारा की गई। यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, सोवियत संघ से जो साम्यवाद का खतरा बढ़ रहा था उसके विरोध में यहां पर जो यूरोप के, जो पश्चिमी यूरोप के देश थे और अमेरिका वगैरह, नॉर्थ अमेरिका जो कुछ देश थे, इन्होंने एक सैन्य संगठन बनाया था जिसका नाम रखा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको बताना इसके संबंध में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना 1949 की वॉशिंगटन संधि से की गई और ये सामूहिक सुरक्षा पर बेस्ड है। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। इसे राजीव जयवर्धने समझौते के नाम से भी जाना जाता है और गृह युद्ध समाप्त करने हेतु हस्ताक्षर किए गए और इंडिया पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की गई। आईपीकेएफ का फुल फॉर्म है इंडिया पीस कीपिंग फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तीनों। देखिए, राजीव गांधी और श्रीलंका के एक प्रधानमंत्री थे जयवर्धने, उनके बीच में समझौता हुआ था और यह हुआ था जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए इसके थ्रू श्रीलंका में इंडिया पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना, मतलब जो है तैनाती की गई थी। तो यह समझौता 1987 में हुआ और इसके तीनों पॉइंट सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सिद्धांत किस पहल से संबंधित है? ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, नैरोबी डिक्लेरेशन या वियना कन्वेंशन? तो आपको बताना है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो संस्थापक सिद्धांत है वो किस पहल से संबंधित है। तो इसका आंसर रहेगा बांडुंग कन्वेंशन। 1955 में बांडुंग एक सम्मेलन हुआ था और इसी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। हालांकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन कहां और कब हुआ? वेयर एंड व्हेन वाज द 7th समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्ड? सेट 2018 का प्रश्न है। नई दिल्ली 1983, हरारे 1986, बेलग्रेड 1989 या फिर जकार्ता 1992? तो इसका हुआ था इंडिया में, नई दिल्ली में 1983 में। तो 7वां नाम सम्मेलन भारत में 1983 में आयोजित हुआ जिसमें इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी। साफ्टा इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? साफ्टा, देखिए साफ्टा फुल फॉर्म है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। तो सार्क से मुख्यतः जुड़े हुए हैं। ये सार्क के जो देश है उनके बीच में एक मुक्त व्यापार के लिए एक समझौता हुआ था 2006 में जिसको बोला जाता है साफ्टा। तो ये मुख्यतः जुड़ा हुआ है सार्क, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, सार्क देशों के बीच में मुक्त व्यापार का समझौता है जो कब हुआ? 2006। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना? तो आपको बताना सार्क में टोटल 8 ही देश है। 85 में इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और इसका सचिवालय है काठमांडू में। तो आपको बताना इसका लेटेस्ट मेंबर बना 8वां सदस्य कौन है? नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भूटान? ये भी सेट 2018 का प्रश्न। तो इसका आंसर रहेगा अफगानिस्तान। ठीक है,
2007 में मेंबर बना था ये। ठीक है, चलिए ये सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अपने कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए शुरू की गई है, आपकी तैयारी को बेटर करने के लिए। साथ ही आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, और साथ ही सुझाव दीजिएगा हमें क्या इसमें बेटर करना चाहिए, कैसे हम इसमें और क्या क्या वीडियोस ला सकते हैं आपके लिए, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, मतलब कौन से टॉपिक पे हम लोग इसमें बनाएं। एमसीक्यूज की एक सीरीज भी हम लोग शुरू करने वाले हैं वैसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।